आप देख रहे हैं खबरदार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लीजिए। सबसे बड़ी खबर, चीन के खिलाफ लगातार भारत का रुख आक्रामक है। 15 जून के बाद से चीन के गलवान घाटी पर बार बार अपना दावा किया है। ऐसे में आज भारत ने चीन को स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि गलवान घाटी पर चीन का दावा गलत है और इस घाटी की स्थिति ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है। चीन के साथ टकराव को लेकर राजनीति का मोर्चा भी खुला हुआ है। ऐसे में हम गलवान पर पीएम मोदी के बयान का नक्शे वाला विश्लेषण करेंगे और नक्शों की मदद से आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक गलवान में क्या हुआ होगा। चीन ने भारतीय इलाके में सड़क और पुल बनाने पर आपत्ति जताई थी, लेकिन भारत ने चीन की एक नहीं सुनी और भारतीय सेना के कॉम्बैट इंजीनियर्स ने गलवान नदी पर 72 घंटे में एक नया पुल बनाकर तैयार कर दिया है। ये 60 मीटर का सामरिक पुल है जो चीन से टकराव वाली जगह से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन किसी गलतफहमी में ना रहे, इसके लिए लेह लद्दाख में मिराज 2000, सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान, अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर लगातार गश्त लगा रहे हैं। भारत की संपूर्ण वायुसेना हाई अलर्ट पर है। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने साफ कर दिया है कि भारत किसी भी एक्शन के लिए तैयार है। ऐसे में हम चीन पर भारी पड़ने वाली भारत की वायु शक्ति का विश्लेषण सीधे लद्दाख से करेंगे। हम आपको सड़क के बारे में भी बताएंगे जो भारत और चीन के बीच इस खूनी संघर्ष की सबसे बड़ी वजह है। लेह और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने के लिए बन रही इस सड़क के बारे में अब तक आपने सिर्फ सुना होगा, लेकिन आज तक पहली बार आपको इस सड़क पर लेकर जाएगा। कई जगहों पर 17,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर बन रही सड़कों के अलग अलग हिस्सों को आज तक के रिपोर्टर्स ने ट्रैक किया है। चीन को परेशान करने वाली सड़कों पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको ध्यान से देखनी चाहिए। उधर भारतीय और चीनी सेना के तमाम अधिकारी इस वक्त गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर तनाव और सामरिक तापमान कम करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इसी के साथ लद्दाख की पेंगोंग तो झील भी से भी हैरान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। दोनों देशों का फोकस पेंगोंग तो पर बना हुआ है और हमारे पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो ये बताती है कि चीन ने पेंगोंग के फिंगर 4 के आसपास 62 नई पोजीशंस बना ली है। थोड़ी देर में ये रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। और इस सब के बीच अच्छी खबर, बीएसएफ ने जम्मू बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। कठुआ बॉर्डर के पास ये ड्रोन हथियार और ग्रेनेड पाकिस्तान से भारत लेकर आ रहा था। सुबह 5 बजे के करीब गिराए गए इस ड्रोन में एक M4 कार्बाइन, 2 मैगजीन, 60 राउंड गोलियां और 7 ग्रेनेड मिले हैं। बीएसएफ के पास खुफिया अलर्ट था और उसने इसे मार गिराया। यह हेलीकॉप्टर ड्रोन, ये हेक्साकॉप्टर ड्रोन है, मेड इन चाइना है और ये उड़ा था पाकिस्तान की जमीन से। लेकिन इस वक्त तो कोरोना के साथ ही साथ LAC पर चीन से भी हमें निपटना है। तो चलिए खबरदार के लेंस से ये खबरें हमने आपको दिखा दी हैं, लेकिन खबरदार में विश्लेषण की शुरुआत भारत के आक्रामक रुख से करते हैं। गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के बाद भी चीन के प्रति भारत का रुख बेहद सख्त है। कूटनीतिक फ्रंट पर भारत ने गलवान घाटी को लेकर चीन के दावों का करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गलवान घाटी पर चीन का दावा गलत है और गलवान घाटी को लेकर स्थिति ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है। वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ झड़प वाली जगह से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय सेना ने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का अपना काम जारी रखा है। चीन ने भारतीय इलाके में सड़क और पुल बनाने पर आपत्ति जताई थी, लेकिन भारत ने चीन की एक नहीं सुनी और भारतीय सेना के कॉम्बैट इंजीनियर्स ने गलवान नदी पर एक नया पुल बनाकर तैयार कर दिया है और यह पुल चीन के साथ हुई खूनी झड़प के बाद 72 घंटे के अंदर बन गया। यह पुल 15 जून को हुई खूनी झड़प वाली जगह से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी लंबाई 60 मीटर है। यह पुल भारतीय सैनिकों को LAC की महत्वपूर्ण पोजीशंस तक पहुंचने की ताकत देता है। इस पुल के बनने के 2 घंटे के अंदर ही आर्मी ने अपने वाहनों को इसके जरिए ले जाना शुरू किया और इसकी टेस्टिंग की। इस पुल को बनाने की शुरुआत इसी साल अप्रैल में हुई थी। चीन के साथ तनाव बढ़ने पर इसका काम 10 मई को रुक गया था। 13 दिन के बाद इस पर काम शुरू कर दिया गया। 15 जून को हुई खूनी झड़प के बाद
आर्मी के इंजीनियर्स ने इस काम को तेजी से खत्म कर दिया। ये बेली ब्रिज है और ये धातु से बना होता है। इसके जरिए सैन्य साजो सामान और सेना की टुकड़ियों की आवाजाही हो सकती है। ये सीधा सीधा संदेश है कि भारत चीन के दबाव में आने वाला कतई नहीं है। यह पुल श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड का एक हिस्सा है। जाहिर है यह सब चीन को अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए चीन ने जवाबी जुबानी फायरिंग की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है कि गलवान घाटी चीन का हिस्सा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC से चीन की तरफ है और भारतीय सैनिक यहां पर जबरदस्ती सड़क और पुल बना रहे हैं। चीन के अलग अलग प्रवक्ता और सरकारी अखबार बार बार गलवान घाटी को अपना बता चुके हैं और झड़प की जिम्मेदारी भारत पर डाल चुके हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने 16 जून को कहा था कि बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच रजामंदी बनी थी, लेकिन भारतीय जवानों ने इसे तोड़ दिया और बॉर्डर क्रॉस किया। गलवान चीन का क्षेत्र है। चीन ने 17 जून को कहा कि गलवान घाटी की संप्रभुता हमेशा से चीन के हिस्से में ही रही है। भारतीय सेना ने सीमा का प्रोटोकॉल तोड़ा है। चीन ने 18 जून को कहा था कि भारतीय फ्रंटलाइन के सैनिकों ने समझौता तोड़ा और LAC को पार किया और हमला कर दिया। इसके बाद ही झड़प हुई और जान गई। चीन ने 19 जून को कहा कि जो हुआ उसके लिए भारत जिम्मेदार है और दोनों देश बातचीत कर रहे हैं। गलवान घाटी चीन के क्षेत्र में आता है, लेकिन चीन के एक रुख से न तो भारत इत्तेफाक रखता है और न ही अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीनी सेना के आक्रामक रुख से LAC पर तनाव बढ़ा है और अपने पड़ोसियों के साथ चीन का व्यवहार एक धूर्त देश जैसा है। ये कूटनीति के दांवपेच हैं जो चीन के खिलाफ किए जा रहे हैं। चीन के साथ टकराव को लेकर भारत में भी राजनीति का मोर्चा खुला हुआ है। ऐसे में गलवान पर PM मोदी के बयान का नक्शे वाला विश्लेषण करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। हम आज नक्शों की मदद से आपको बताने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक गलवान में क्या हुआ होगा और फिर PM के बयान पर हो रही पॉलिटिक्स को भी डिकोड करेंगे। ये चीनी सेना का वो कैंप है जिसकी वजह से 15 जून को हिंसक झड़प हुई। ये वो ढांचा है जिसे गिराने पर चीन सहमत हो गया था, लेकिन अपनी आदत से मजबूर होकर चीन ने एक बार फिर इसे बना दिया। ये जो लाल लकीर आप देख रहे हैं वो एक चीनी कैंप है और ये साफ तौर पर भारतीय हिस्से में और नजदीकी भारतीय पोस्ट से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। इस नक्शे को जूम आउट करने पर परिस्थिति और साफ हो जाती है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर बना चीनी कैंप LAC को पार करके भारतीय हिस्से में बना हुआ। अब एक बार फिर इस तस्वीर को जूम करके देखते हैं, जिसे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट रेस्पा ने प्लैनेट लैब्स और रॉयटर्स की तस्वीरों को जोड़कर रखा है। यह वही जगह है जहां चीनियों ने घुसपैठ की और यह ढांचा बनाया। ये सैटेलाइट तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के विश्लेषक नेथन रूजर के जरिए आई है और इसने जमीनी हकीकत को और साफ कर दिया। 22 मई को, जैसा कि हमने आपको बताया था, ये चाइनीज कैंप साफ साफ दिखाई दे रहा है और उस समय यह ढांचा सीनियर कमांडर्स के बीच बातचीत का प्रमुख केंद्र बिंदु बन गया था। और हिंसक झड़प के बाद अगले दिन की सैटेलाइट तस्वीरों से यह बात पुष्ट होती है कि भारतीय सेना की टीम ने भारतीय क्षेत्र की रक्षा के लिए चीन के कैंप को नष्ट किया और इसी प्रक्रिया में खूनी झड़प हो गई। इस जगह पर हुई खूनी झड़प के बारे में सभी पार्टियों को बताते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। आज प्रधानमंत्री ने अपनी बात को और साफ कर दिया और इस बात की पुष्टि कर दी कि प्रधानमंत्री खास तौर पर इस जगह के बारे में बात कर रहे थे और भारतीय सेना ने किस तरह अपनी धरती की रक्षा की, इसे PM विस्तार से बता रहे थे। अब सवाल यह है कि PM का बयान और स्पष्टीकरण के बाद क्या भारत ने गलवान पर अपनी स्थिति साफ कर दी है या फिर पूरे घटनाक्रम की जानकारी के बिना यह विवाद इसी तरह जिंदा रहेगा। आज तक ब्यूरो।
वैसे जिस तरह भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव है, उसी तरह राजनीतिक पार्टियों की सीमाओं पर भी तनाव है। पीएम मोदी के बयान को लेकर राहुल गांधी और अमित शाह के बीच एक तरह का पॉलिटिकल दंगल देखने को मिल रहा है। सियासत के इस जंग को भी ध्यान से देखिए और समझिए कि देश में इस वक्त क्या चल रहा है। चीन पर सर्वदलीय बैठक खत्म हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसे में लेते हुए बड़ा बयान जारी किया, जिसका मर्म था कि एलएसी में चीन की सेना ने हमारी धरती पर कब्जा नहीं किया। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन प्रधानमंत्री के दावे पर कांग्रेस ने ताबड़तोड़ सवाल दागे। सबसे पहले राहुल गांधी ने पूछा, पीएम ने सरेंडर कर दिया, अगर जमीन चीन की थी तो हमारे जवान क्यों शहीद हुए? आखिर उन्हें किस जगह मारा गया? प्रधानमंत्री के दावे पर अगला सवाल पी चिदंबरम ने उठाया। चिदंबरम ने कहा, प्रधानमंत्री का बयान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बयानों से बिल्कुल अलग है। और दूसरा ये कि अगर कोई विवाद नहीं था तो दोनों देशों के कमांडर किस विषय पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे? क्यों सेना के 20 जवान शहीद हुए? Once the Indian Prime Minister makes the statement that there are no Chinese on Indian territory, he has to define what Indian territory is. That's why we've asked a pointed question. Now that China is claiming the entire Galwan Valley, do you reject this claim or not? If the government of India does not reject the claim of the Chinese today, they can't wait for another year. The claim was made yesterday. They don't reject the claim today, I think it will have terrible consequences. सवाल उठने शुरू हुए तो सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री के कल के बयान पर 2 पन्नों की सफाई सामने आई, जिसमें सर्वदलीय बैठक के बाद औपचारिक बयान जारी किया गया। भारत एलएसी पर किसी तरह की घुसपैठ का माकूल जवाब देगा। 15 जून की रात की घटना तब घटी जब चीन की फौज एलएसी के बिल्कुल पास निर्माण करने की कोशिश कर रही थी। हमारे जवानों की बहादुरी की वजह से एलएसी पर चीन की साजिश नाकाम हो गई। इन सब के बीच सियासी वार पलटवार भी चरम पर है। राहुल के सवालों पर अमित शाह ने वीडियो शेयर करते हुए मोर्चा खोला। ट्वीट पर लिखा, एक बहादुर जवान के पिता बोल रहे हैं और उनके पास राहुल गांधी के लिए एक बहुत स्पष्ट संदेश है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है, राहुल गांधी को भी ओछी राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्रीय हित के साथ एकजुटता में खड़े होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने उसी जवान के पिता के बयान को ढाल बनाया, जिसके बहादुर बेटे एलएसी पर चीनी सेनाओं के साथ खूनी झड़प में जख्मी हो गए। हालांकि पहले इस पिता ने जो बातें कही थी, उन्हीं बातों को विपक्ष ने अपना हथियार बनाया था। कल 11-12 बजे की बात है, फोन आया मेरे पास अचानक ही। मुझे तक फोन आया, बेटा कैसे है? जब ठीक हो। मैं कहाँ है? तो मैं तो वहाँ हूँ, हॉस्पिटल में दाखिल हूँ। मैं कहाँ ले के आसपास हो कहीं दाखिल। फिर ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ। चोट आई घनी, बस ठीक हो। तो इलाज चल रहा है वहाँ। जो का घड़ा ही वहाँ तो हम 300-400 आदमी थे, वो 2000-2500 था। बहुत ज़्यादा घेरा में आ गया। हम अचानक आया, पता नहीं खुलता। उनके पास तो रॉड थी, डंडे, पत्थर चलाया उनने। और हमारे पास कुछ था, खाली थे। जब भी खूब इन्हें हाथापाई करी, झगड़ा हुआ। बच के आया, कैसे भगवान बचा दिया। ये सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और विदेशों को हरा सकती है। राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में शाह लड़ेगा, अभी फिर और लड़ेगा, शेर बनेगा। ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए, फिर भी लड़ेगा साथ। सरहद पर तनातनी तो दिल्ली में सियासी गहमागहमी। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो चीन के खिलाफ सरकार के साथ हैं, लेकिन नाकामी पर सवाल फिर भी जारी रहेगा। वहीं सरकार का आरोप है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। पूरे देश में चीन के खिलाफ आक्रोश है और भारत के लोगों का स्वाभिमान
एक तरह से लड़ाकू विमान के रूप में शत्रु पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। मिराज 2000 हो या सुखोई, अपाचे हेलीकॉप्टर हो या चिनूक, सबका निशाना अचूक है और भारतीय वायुसेना की इस पूरी शक्ति इस समय हाई अलर्ट पर है और एलएसी पर वायु प्रहार करने के लिए एकदम तैयार। आज वायुसेना प्रमुख ने भी हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड में कहा कि भारत किसी भी एक्शन के लिए तैयार है और जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देशभक्ति की ऊर्जा से भरे ऐसे माहौल में भारत और चीन की वायु शक्ति की तुलना भी कर लेनी चाहिए। भारतीय वायुसेना चीन को किसी भी परिस्थिति में चौंका सकती है और भारतीय वायुसेना के पास ऊंचाई पर उड़ान भरने का जबरदस्त अनुभव है। आसमान में गरजते लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमानों के शोर से थर्राते पहाड़, लद्दाख के शांत गगन को भेदते मिराज 2000 और Su-30। इस गर्जना में बीजिंग के लिए एक कड़ा संदेश है। The security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed. एलएसी की हर पोस्ट पर सेना तैयार है। ग्राउंड जीरो पर जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी जा रही है। 2 दिन पहले ही वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया लेह एयरबेस का दौरा कर चुके हैं। यह दौरा सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों की हाई लेवल बैठक के बाद हुआ था। इसके बाद भारत ने लद्दाख में लड़ाकू विमान मिराज 2000 तैनात कर दिया। यह वही फाइटर प्लेन है जिसका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में हुआ था। सुखोई 30 भी अलर्ट पर है। भारत के लड़ाकू हेलीकॉप्टर लगातार आसमान में गश्त लगा रहे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर की नजर भी एलएसी पर हो रही हरकतों पर है। चिनूक से तमाम सैनिक और हथियार फॉरवर्ड फ्रंट पर भेजे जा रहे हैं। जरूरी सामानों के साथ Mi-17V5 हेलीकॉप्टर भी है। संदेश वही है जो कल पीएम मोदी ने दिया था। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। भारत और चीन की हवाई शक्ति को अगल बगल रखकर देखा जाए तो चीन एक बार में भारतीय एयर डिफेंस का मुकाबला नहीं कर सकता। चीन के पास चौंकाने वाली मारक शक्ति नहीं और भारत के पास जबरदस्त ऊंचाई पर लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने का बेजोड़ अनुभव है। इस मामले में चीन भारत से पीछे नजर आता है। भारतीय वायुसेना का ये गश्त आप आसमान में बार बार देख सकते हैं। दरअसल जिस तरीके से भारत ने अपनी फोर्सेस को तैनात किया है और हमारी एयरफोर्स की जो सबसे बड़ी शक्ति इस सेक्टर में वो ये कि अगर सिर्फ इस स्ट्रेच को हम एलएसी के ले लें तो कम से कम 8 ऐसे एयर बेसेस हैं जो इसे सपोर्ट करते हैं, जबकि चीन की तरफ से ऐसा नहीं है। चीन की तरफ से इतनी बड़ी तादाद में उनकी फौज को, उनके एयरफोर्स का सपोर्ट नहीं है। यहां पर हर तरह के विमान रखे गए हैं, फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात हैं, चाहे हमारे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हो या फिर चिनूक हेवी लिफ्ट
हेलीकॉप्टर्स हो, Su-30 की उड़ान तो हम लगातार यहां पर देख ही रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर लैंड करके पहले ही कारनामा किया है और इसीलिए दुश्मन के दिल इन सारी चीजों को देखकर वैसे ही हिलते हैं। एयरफोर्स की ताकत की तुलना करें तो भारत के पश्चिमी एयर कमांड के पास 75 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। ये श्रीनगर, लेह, पठानकोट, आदमपुर और अंबाला सेक्टर में तैनात है। केंद्रीय एयर कमांड यानी बरेली, ग्वालियर और गोरखपुर सेक्टर में 94 फाइटर्स एयरक्राफ्ट और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा पूर्वी एयर कमांड यानी जलपाईगुड़ी, तेजपुर और झाबुआ सेक्टर में 101 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। चीन की बात करें तो चीन की वायु शक्ति अलग अलग इलाकों में तैनात नहीं है। चीन के पश्चिमी थिएटर कमांड में 157 फाइटर्स एयरक्राफ्ट हैं, एकदम सटीक निशाना लगाने वाले 20 यूएवी हैं, 12 ग्राउंड अटैक यूएवी और 8 EA-03 यूएवी। परमाणु शक्ति की बात करें तो चीन के पास 104 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जो पूरे भारत पर स्ट्राइक कर सकती है। भारत के पास अग्नि 3 लॉन्चर सिस्टम है जो पूरे चीन में कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। चीन के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं जिनकी रेंज 11,000 और 7,000 किलोमीटर, ये भी भारत पर और यहां तक कि अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती है। DF-21 मिसाइल की रेंज 2,150 किलोमीटर है और इससे चीन दिल्ली को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा चीन के पास पूर्वोत्तर भारत और भारत के पूर्वी तट पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की क्षमता है। दूसरी तरफ भारत के पास परमाणु क्षमता वाले 51 विमान हैं जो ग्रेविटी बम से लैस हैं और भारत अपने अग्नि 2 लॉन्चर से भी चीन के कई इलाकों को टारगेट कर सकता है। यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने अपने सैनिकों को खास तौर पर उत्तरी और पूर्वी बॉर्डर पर चीन से मुकाबले के लिए तैयार किया हुआ है। भारत के पक्ष में रणनीतिक लाभ भी है क्योंकि चीन की सैन्य शक्ति बिखरी हुई है और उसके मुकाबले भारत ने जमीन, हवा और समुद्र में जिस गुप्त तरीके से अपनी शक्ति का बंटवारा किया हुआ है उससे चीन के लिए चीजें मुश्किल हो जाती हैं। लद्दाख से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको सड़क के बारे में बताते हैं जो भारत और चीन के बीच इस खूनी संघर्ष की सबसे बड़ी वजह है। लेह और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने के लिए बन रही इस सड़क के बारे में अब तक आपने सिर्फ सुना होगा, लेकिन आज तक पहली बार आपको इस सड़क पर लेकर चल रहा है। 17,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर बन रही सड़कों के अलग अलग हिस्सों को आज तक के रिपोर्टर्स ने ट्रैक किया है। चीन को परेशान करने वाली सड़कों पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको ध्यान से देखनी चाहिए। हिमालय के ऊंचे पहाड़, एकदम नीला आसमान, बर्फ से ढकी चोटियां, दहाड़ कर आगे बढ़ती हुई नदियां। इस विहंगम दृश्यों के बीच इसी जगह पर भारत एक 300 किलोमीटर लंबी रोड बना रहा है। ये अपने आप में इंजीनियरिंग के किसी करिश्मे से कम नहीं है। आज तक की टीम ने बॉर्डर पर बन रही महत्वपूर्ण सामरिक सड़कों के अलग अलग हिस्सों को ट्रैक किया है। देखिए किस तरीके से भारत ने अपने कंस्ट्रक्शंस को अपने सीमावर्ती इलाकों में बिल्कुल भी उसे रोका नहीं है। सड़कों का भी कंस्ट्रक्शन जारी है और इस तरीके से अगर हम देखें तो पहाड़ों को काट कर जितनी भी चीजों की आवश्यकता है ताकि दुर्गम इलाकों में, सुदूर इलाकों में किसी भी तरह की दिक्कत हमारे सैन्य बलों को न रहे। अब इस रोड को देखिए, ये रोड लेह से दौलत बेग ओल्डी को जाएगी। 16वीं शताब्दी में रेशम मार्ग पर पड़ने वाले दौलत बेग ओल्डी तक इस सड़क का बनना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। दौलत बेग ओल्डी में भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण एक हवाई पट्टी है। पहाड़ों के बीच ये रास्ता
बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO बना रहा है और चीन के आक्रामक रुख की वजह यही सड़क है। क्योंकि भारत जब भी अपने क्षेत्र में इस तरह का रणनीतिक निर्माण करता है तो चीन कूटनीतिक घबराहट का शिकार हो जाता है और यही घबराहट बड़े टकराव की वजह बन जाती है। आज तक आपके लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस सड़क की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर आया है। पूरी दुनिया में ये अपनी तरह की एक अनोखी सड़क है और इसे बनाना सबसे कठिन कामों में से एक है। दरबुग दौलत बेग ओल्डी सड़क के साथ साथ सीमा सड़क संगठन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और कई छोटी सड़कों का निर्माण किया है और इस पर काम जारी है। दरअसल चीन को चिंता इन्हीं सड़कों से है क्योंकि इससे भारतीय सेना की ताकत भी बढ़ गई है और उनके साजो सामान पहुंचने में भी काफ़ी आसानी हो गई है। सूत्रों की माने तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को सड़कों के निर्माण से रोकने में विफल होने के बाद अब चीनी सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वॉच टावर्स का निर्माण कर रही है ताकि भारत में बनी सड़कों पर उसकी नजर रहे। इस रास्ते में कई पुल हैं और कुछ तीव्र मोड़ हैं। ये रूट हर मौसम में उन दुर्गम इलाकों तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी है जो चीन के अवैध कब्जे वाले अक्साई चीन से सटे हुए हैं। हमारा वर्किंग सीजन इधर अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक रहता है, उसके बाद रोड बंद हो जाता है और हम आप देख सकते हैं कि हम अभी ग्लेशियर में खड़ा है और जो मेरा पीछे है वो है ससेला ग्लेशियर जो हाइट है 17,860 फीट, जो मोमिस्तान ग्लेशियर का एक पार्ट है। ये सड़क जब पूरी तरह बन जाएगी तब ये लेह से दौलत बेग ओल्डी तक जाने के समय को बहुत कम कर देगी। ये दूरी सिर्फ 6 घंटे में तय की जा सकेगी और समय की ये बचत भारतीय सेना के बहुत काम आएगी। जाहिर है ये प्रगति, भारत का इस तरह आगे बढ़ना चीन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। चीन के आक्रामक रवैये की जड़ में भारत का यही अभूतपूर्व सड़क प्रोजेक्ट है। LAC के साथ ऐसी सड़क के निर्माण से भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। झारखंड से बड़ी तादाद में मजदूरों को इन ऊंची लोकेशंस पर भेजा गया है ताकि सड़क निर्माण की गति बढ़ाई जा सके। भारत ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2022 की डेडलाइन रखी है। लद्दाख से श्वेता सिंह और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। भारत के सैनिक LAC पर कितने कठिन हालात में दुश्मन का सामना करते हैं, इसे समझना भी जरूरी है। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने लद्दाख में करगिल युद्ध के वीर चक्र विजेता कैप्टन ताशी चैपल से बातचीत की है और ये समझने की कोशिश की कि ऐसे हालात में सैनिकों को कितनी हिम्मत से दुश्मन का और कठोर मौसम का सामना करना पड़ता है। सुनिए। लद्दाख वीरों की भूमि है। ऑनररी कैप्टन ताशी चैपल इस समय हमारे साथ हैं जो कि करगिल युद्ध में वीर चक्र विजेता हैं और उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कंडीशंस में जैसे कि लद्दाख में है और जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है, वहां पर कितनी ज्यादा हिम्मत, कितनी ज्यादा शक्ति लगती है हमारे सैनिकों को? वहां पे मैडम बहुत कठिन है क्योंकि यहाँ तो गर्मी है, वहां पे अभी भी इस वक्त माइनस में चल रहा है। जैसे वहां पे नाली बहता है, वहां जमना शुरू होता है शाम के टाइम, रात को जमते हैं, इसलिए बहुत वहां कठिन है। दूसरी बात, चलने में काफी रॉक एरिया है, पत्थर कर और 90 डिग्री के एंगल में भी है, कहीं कहीं पड़ी तो रस्सी भी लगा के जाना पड़ता है कहीं कहीं जगह पर, इसलिए बहुत वहां पे कठिन है। चाइना ने बगैर समझे सोचे पीछे से वार करना ये कोई बहादुर नहीं है। अगर दम होता तो सामने से वार करना चाहिए, ये पीछे से वार करना ये अभी चाइना को भूल जाना चाहिए, अभी 62 का भूल जाना चाहिए। अब न्यूक्लियर पावर इंडिया भी है और चाइना भी है, हम डट के साथ उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं। मैं रिटायर होकर तकरीबन 13 साल हो गया, अभी भी लड़ सकता हूँ। अगर हमें आदेश दे हिंदुस्तान गवर्नमेंट कि लड़ने के लिए निकल जाओ, हम जाने के लिए तैयार है अभी भी। दूसरी बात, जब यहाँ पे लड़ाई हुआ, हमारे पूरा लद्दाख की सिविलियन फौज तो लड़ता है मैडम, पूरे सिविलियन हमेशा कंधे से कंधे मिला के फौजी के साथ लड़ते आया है, तो हम लड़ने में क्षमता है। दूसरी बात, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फौज को छूट दे देना चाहिए, क्योंकि ये हम दिल्ली से इसका ऑर्डर बाद भी लेते रहेगा, यह टाइम नहीं है आजकल। अभी हमारा पास सब कुछ इक्विपमेंट है,
हमारे पास हाथियार है, हमारे पास सब कुछ है। पहले ज़माने में हम खच्चर के साथ यहाँ प्रतापपुर से और टैग डिबू तक पहुँचने में 21 दिन लगता था मैडम। तो एक ही दरिया वहाँ पहुँचने तक हम उसी दरिया को बार बार क्रॉस करने में तकरीबन कम से कम 28 दफा वो दरिया को पार करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है। अभी रोड है, कड़ी पहुंच सकता है, सुबह जाएगा तो शाम को वहां पहुंच सकता है। सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हम क्यों उनसे हार खाएंगे। ये बताइए कि ये चाइना की भी एक रिपोर्ट ने कहा कि भारत के जो फोर्सेस हैं माउंटेन्स में उनसे बेहतर कोई फोर्स नहीं है पूरी दुनिया में। तो ये तो जैसे हम पहाड़ अपने सामने देख रहे हैं, इसमें तो फिर भी थोड़ा इंक्लाइन नजर आ रहा है। आप लोगों ने तो करगिल में जिसमें लड़ा, और अभी जो LAC की भी पहाड़ियां हैं वो तो और सीधा बिल्कुल ऐसे। मैडम ये चाइना वैसे मीडिया में बोल रहा है, हम चाइना के साथ सामने आके हम देखा सकता हूँ, चाइना से आगे हम निकल जाऊंगा। मेरा उम्र हो गया 60 साल, अभी मैं उनसे चलने में क्षमता दिखा सकता हूँ। उनसे पहले मैं चढ़ जाऊंगा। ये तो कुछ है नहीं, ये मैं 5 मिनट में चढ़ जाऊंगा। इतनी ऊंचाई आप 5 मिनट में मैं चढ़ जाऊंगा। आपके सामने अभी चढ़ो बोलो, मैं अभी जाके हम करगिल में हमने रस्सी लगा के किया, बिल्कुल 90 डिग्री में एंगल में रस्सी लगा के हम चढ़ के उनको भगाया हमने वहां से। मौसम और दुश्मन दोनों से मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान की है पूरी तैयारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।